हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमेटी पे। तो जैसा कि तुम्हें याद होगा कि हमारे पिछले एपिसोड में हमारे मैजिकलेस बॉय का सीजन 1 खत्म हो गया था और मैं बहुत जल्दी से तुम लोगों को हमारे पूरे सीजन 1 का एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। आज से 500 साल पहले एक डीमन ज़ाग्रेड ने अपनी चालाकी और अपने वर्ड सोल मैजिक का यूज कर सारे एल्स को मरवा दिया था और सारे एल्स को ये लगवा दिया था कि उन्हें इंसानों ने धोखा देके मारा था। क्यों? क्योंकि अंडरवर्ल्ड से यहाँ ओवरवर्ल्ड में आना चाहता था और उसके लिए इसे लाइट की बॉडी चाहिए थी और एक 5 लीफ ग्रिमवॉर भी। और जब एक 4 लीफ ग्रिमवॉर का यूजर बहुत ज्यादा दुख और दर्द में होता है तो उसकी 4 लीफ ग्रिमवॉर एक 5 लीफ ग्रिमवॉर बन जाती है जिसे डीमंस ले सकते हैं। और क्योंकि अपने परिवार की ये हालत देख के लाइट, जो कि एल्व्स का लीडर था, बहुत ज्यादा दुख और दर्द में था, इसीलिए इसकी 4 लीफ ग्रिमवॉर एक 5 लीफ ग्रिमवॉर बन जाती है। लेकिन ताकि ज़ाग्रेड इसकी बॉडी ना ले पाए इसलिए लाइट एक बहुत ही ज्यादा फॉरबिडन स्पेल का यूज कर खुद को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और भयानक डीमन बना लेता है। पूरे के पूरे क्लोवर किंगडम में तबाही मच जाती है। लेकिन तभी इसे रोकने के लिए इसके सामने आ जाता है लुमीरे, लाइट का बेस्ट फ्रेंड, जो दुनिया को बचाने के लिए लाइट को खत्म कर देता है और बन जाता है क्लोवर किंगडम का पहला विजर्ड किंग। ज़ाग्रेड लाइट की ग्रिमवॉर लेने जा रहा होता है लेकिन तभी नेरो इसके सामने आ जाती है और मैजिक स्टोन्स का यूज कर इसको सील करने लगती है। और जब ज़ाग्रेड समझ जाता है कि वो नेरो के सील मैजिक से नहीं बच सकता तो ये भी एक फॉरबिडन रीइंकार्नेशन मैजिक का यूज कर देता है, जिससे 500 साल बाद ये सारे एल्स वापस से जिंदा हो जाएंगे। और इनके दिमाग में एक प्लान दे देता है जिससे इन्हें लगेगा कि ये सारे इंसानों को अंडरवर्ल्ड में भेज के ओरिजिनल बॉडीज में जिंदा होंगे, लेकिन असलियत में जो होगा वो होगा ज़ाग्रेड का इस ओवरवर्ल्ड में आना। फिर हम देखते हैं लुमीरे अपनी इतनी खतरनाक फाइट और डीमन के कर्स की वजह से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और इसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा होता। इसीलिए नेरो लुमीरे के बचे कुछ टाइम को अपने फॉरबिडन मैजिक से सील कर देती है, जिससे अगर बाद में कभी ज़ाग्रेड वापस आए तो द फर्स्ट विज़र्ड किंग वहां पर हो उसे रोकने के लिए। और इतने ज्यादा फॉरबिडन स्पेल का यूज करने की वजह से ये अपनी ह्यूमैनिटी को खो देती है और एक मैजिक बर्ड बन जाती है। फिर आज से 16 साल पहले 2 बच्चों का जन्म होता है, आस्था और यूनो। यूनो भाई अलग ही लेवल पर इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी मैजिक पावर भी किसी कॉमनर के मुकाबले अलग ही लेवल पर होती है। वहीं आस्था मैजिकलेस होता है, मतलब इसके पास मैजिक ही नहीं होता। एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे मैजिक ही सब कुछ होता है, लेकिन इसका सपना वो होता है विज़र्ड किंग बनने का, जो पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है। भले इसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं था लेकिन ये कभी भी गिव अप नहीं करता और हमेशा हार्ड वर्क करता है। फिर एक दिन इसका हार्ड वर्क रंग लाता है और इसे मिल जाती है लाइट वाली 5 लीफ ग्रिमवॉर। लेकिन पता नहीं कैसे इस ग्रिमवॉर के अंदर एक डीमन आ गया था जिसके पास पावर थी एंटी मैजिक की, जिससे आस्था के पास भी एंटी मैजिक की पावर आ जाती है एंड ये भी भाई अलग ही लेवल पर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर दिन आता है ज़ाग्रेड के अराइवल का। इसका प्लान काम कर जाता है एंड पैट्री की वजह से ज़ाग्रेड वापस से ओवरवर्ल्ड में आ जाता है। लेकिन इस बार इसके पास इसकी पूरी बॉडी थी और एक 5 लीफ ग्रिमवॉर भी। लेकिन भाई आस्था, यूनो, पैट्री, लाइट, लुमीरे, यामी सर सब के सब साथ में मिलके एक दूसरे की मदद करके किसी तरह ज़ाग्रेड को खत्म कर देते हैं। एंड फिर ये सारे एल्स और लुमीरे खुशी खुशी वापस हेवन लौट जाते हैं, सिवाय इन तीनों के जो यहीं फंस जाते हैं। और ये लोग डिसाइड करते हैं अपने पापों का पश्चाताप करने का। और फिर हमें पता चलता है कि विज़र्ड किंग पता नहीं कैसे मरे नहीं होते बल्कि जिंदा होते हैं। एंड ये था पूरे सीजन 1 का छोटा सा समरी। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा सीजन 2। ओए जूलियस, तुम जिंदा क्यों? तुम खुश नहीं हो क्या मुझे जिंदा देख के? यामी नहीं, मैं मतलब हूँ, लेकिन तुम तो मर गए थे ना। वो मुझे खुद नहीं पता था मैं जिंदा बच जाऊंगा। असल में एक बार जंगल में घूमते घूमते मेरे सामने एक मैजिक आइटम आ गया था जिसमें हम अपना मैजिक स्टोर करके रख सकते थे। तो उसमें मैंने अपने 13 साल तक का टाइम मैजिक स्टोर कर दिया था। मुझे नहीं पता था वो मैजिक आइटम सच में काम कर जाएगा। एंड असल में विज़र्ड किंग ने इस मैजिक आइटम का यूज किया था जिसको नेरो और लुमीरे ने 500 साल पहले साथ में मिलकर बनाया था, जिसमें इन्होंने अपने टाइम मैजिक को स्टोर कर दिया था जो इनके मरने के बाद रिलीज हो गया था और वापस से इनके पास आ गया था, जिससे वापस से जिंदा हो गए थे। और केवल यही है जो उस मैजिक आइटम से जिंदा हो सकते क्योंकि इनके पास ही टाइम मैजिक था। चलो अच्छा तुम जिंदा हो, फालतू में इतना इमोशनल हो गया था मैं। ये बताओ इसका क्या करना है? सर जूलियस, आप जो भी मुझे सजा देंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। वो तो तुम्हें मिलेगी विलियम्स। मैं तुम्हें सजा देता हूँ कि पूरे के पूरे क्लोवर किंगडम को बनाने की दोबारा से जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। क्या? एंड विलियम्स और यामी सर एकदम शॉक रह जाते हैं। जूलियस, तुम बहुत छोटी सजा नहीं दे रहे हो इसे। विलियम्स का कसूर सिर्फ इतना सा है यामी कि उसने मुझे लाइट के बारे में नहीं बताया था। इससे ज्यादा गलती तो मेरी थी कि मैं विज़र्ड किंग होने के बाद भी लाइट को रोक नहीं पाया। एंड विलियम्स बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। सर जूलियस, आपने फिर से मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। मैं वादा करता हूँ अब मैं जिंदगी भर सिर्फ आपके लिए वफादार रहूंगा और क्लोवर किंगडम की सेवा करूंगा। एंड फिर हम इन चारों को देखते हैं जो विज़र्ड किंग को देखकर एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। विज़र्ड किंग सर, मैं बहुत खुश हूँ कि आप जिंदा हो। थोड़ा सा दुखी भी क्योंकि मुझे लगा था मैं अगला विज़र्ड किंग बन जाऊंगा। उसमें अभी टाइम है आस्था, लेकिन उससे पहले मुझे तुम सबको 3 बहुत जरूरी चीजें बतानी है। पहली, मैं क्योंकि अब सिर्फ 13 साल का हूँ इसीलिए मैं बहुत ज्यादा वीक हो गया हूँ और मेरे पास मेरी अभी इतनी सी ग्रिमवॉर रह गई है, इसलिए मुझे नहीं लगता पहले की तरह क्लोवर किंगडम के क्रिमिनल्स छुप के रहेंगे। दूसरी प्रॉब्लम, अब क्योंकि मैं वीक हो गया हूँ और पूरे क्लोवर किंगडम में अभी थोड़े टाइम पहले इतना बड़ा अटैक हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमारे आसपास
के किंगडम्स हमारी इस मुश्किल टाइम का फायदा उठाने की कोशिश करें और हम पर अटैक करें। अरे नहीं। और तीसरी प्रॉब्लम, आस्था मारा जा सकता है। क्या? लेकिन क्यों? मैं मरना नहीं चाहता। एंड ये सारे के सारे लोग एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। देखो आस्था, तुम्हारे अंदर जो एंटी मैजिक पावर है वो एक डीमन की वजह से है, और सबको ये पता है कि एक डीमन की वजह से ही इतनी तबाही हुई है और इतने सारे लोग मरे हैं। लेकिन वो सब तो उस डीमन ने किया था, मेरे डीमन ने नहीं। मैं जानता हूँ, लेकिन बाकी लोग और मैजिक कोर्ट वाले ये नहीं जानते, और क्योंकि वो इतने सारे लोगों को उनकी गलतियों की सजा नहीं दे सकते, इसलिए बहुत चांसेस है कि वो सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा देंगे, ताकि वो सारे लोग जो एल्स बन गए थे उनकी भी जान बच जाए और क्लोवर किंगडम के लोग भी खुश हो जाए और उन्हें तसल्ली मिल जाए। लेकिन ये तो गलत है, और मैं ही क्यों? और कौन है ये मैजिक कोर्ट? एंड असल में क्लोवर किंगडम में भी हम लोगों की दुनिया की तरह एक कोर्ट होता है जिसका नाम होता है मैजिक कोर्ट। और सही बात है, मैजिक कोर्ट वाले इतने सारे मैजिक नाइट्स को तो सजा दे नहीं सकते थे जो एल्स बन गए थे और इतनी तबाही मचाई थी, और क्लोवर किंगडम के लोग भी बहुत ज्यादा गुस्सा और दुखी थे इतनी सारी तबाही और इतने सारे लोगों की मरने की वजह से। इसीलिए मैजिक कोर्ट वाले, जिनको टॉप की रॉयल फैमिलीज चलाती है, उन्होंने डिसाइड किया होता है वो आस्था के ऊपर सारा इल्जाम डाल देंगे, जिसने उल्टा इन सबको बचाया था। क्योंकि पहली बात तो सच में इसके ग्रिमवॉर के अंदर एक डीमन है, और दूसरी बात ये कॉमनर भी है। इसीलिए अगर आस्था मारा जाएगा तो इसका डीमन भी इसकी ग्रिमवॉर के अंदर ही फंसा रहेगा, और सारे के सारे क्लोवर किंगडम के लोगों को तसल्ली भी मिल जाएगी। एंड फिर हम देखते हैं आस्था, नोएल और सारे मैजिक नाइट सारे लोगों की मदद कर रहे होते हैं। एंड तभी आस्था के पास एक आदमी आता है। हेलो आस्था, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे पता चला कि तुमने उस डीमन को हराया था। हाँ हाँ, लेकिन आप कौन हो? मैं मैजिक कोर्ट के लिए काम करता हूँ। जिसको सुन के आस्था थोड़ा डर जाता है। चिंता मत करो, हम लोग तुमसे बस उस डीमन के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, और मिस नेरो आपसे भी। एंड फिर आस्था थोड़ा सोचता है और तैयार हो जाता है नेरो के साथ जाने के लिए, क्योंकि इसे लगा था मैजिक कोर्ट वाले इनसे बस थोड़े सवाल ही पूछेंगे, लेकिन मैजिक कोर्ट वालों का प्लान कुछ और था। हथकड़ी पहना के सवाल कौन पूछता है भाई? चुप रहो। एंड तो भी इसके सामने डामानीटो आ जाता है, मैजिक कोर्ट का एक जज। तो तुम ही हो वो आस्था जिसने क्लोवर किंगडम में इतनी तबाही मचाई थी? हाँ, मुझे पता था कि ये कॉमनर सही नहीं है, आप लोगों को गलत फहमी हुई है। चुप रहो डीमन। एंड तो अभी जितने भी कोर्ट रूम में सारे के सारे नोबल्स बैठे थे, ये आस्था और नेरो के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। आस्था को यकीन नहीं होता कि कितने बुरे लोग बैठे होते हैं यहाँ पर, जो बिना कुछ जाने आस्था और नेरो को इतना उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। मार डालो इस कॉमनर को। सारे कॉमनर्स ऐसे ही होते हैं क्या? मार दो इन दोनों को, मार दो, मार डालो इस कॉमनर को। मेरी बात तो सुनिए आप लोग। अब सुनने के लिए कुछ नहीं रह गया डीमन, तुमने जो भी किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, नहीं तो। एंड तो अभी मैजिक कोर्ट में डामानीटो मैरी को लेके आ जाता है। मैरी, इसको तो तुम जानती होगी डीमन, इस लड़की ने थोड़े दिनों पहले उस अटैक में कई लोगों की जान ली थी। अब ये तुम्हारे ऊपर है, या तो अपनी गलती को मान लो कि तुमने ही अपने डीमन से इन सबको कंट्रोल किया था और इन सब से वो सारे बुरे काम करवाए थे, और चुपचाप अपनी सजा को मानकर अपनी जान दे दो, या फिर इसकी तरह बहुत सारे मैजिक नाइट्स को अपनी जान देनी पड़ेगी। एंड आस्था एकदम शॉक्ड रह जाता है, ये समझ जाता है कि पूरा प्लान पहले इसके खिलाफ बन चुका है। अब हम सबको अपना असली चेहरा दिखाओ डीमन। एंड तभी ये सारे लोग मैरी के ऊपर अटैक कर देते हैं। एंड ऑब्वियसली भाई आस्था मैरी को कुछ होने नहीं दे सकता था, तो तभी ये अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है और मैरी को बचा लेता है। वो देखो, वो रहा वो डीमन, मार डालो इसे जल्दी, कितना खतरनाक है ये, मार डालो। तो ये है तुम्हारा असली चेहरा? हाँ डीमन, मैं जानता हूँ तुम चाहो तो यहाँ से आराम से भाग सकते हो, लेकिन भाग के तुम जाओगे कहाँ? पूरे के पूरे क्लोवर किंगडम को तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है। सबको पता चल चुका है कि तुम ही वो डीमन थे जिसने वो सारी तबाही मचाई थी। एंड इन लोगों ने पहले ही पूरे क्लोवर किंगडम में न्यूज फैला दी थी कि आस्था ने वो सारी तबाही करवाई थी, जिसको देख कर ये सारे लोग एकदम शॉक्ड रह गए थे। और हाँ, अगर तुम इस किंगडम से बाहर भाग गए तो तुम्हारी सजा तुम्हारे हाजे विलेज वाले परिवार को मिलेगी। एंड भाई अब आस्था को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। जितने भी लोग वहाँ बैठे थे सब बस एक ही चीज डिमांड कर रहे थे, आस्था की मौत, उस क्राइम के लिए जो उसने किया भी नहीं। अब तुम कुछ नहीं कर सकते डीमन, चुपचाप अपनी सजा को कबूल करो और खत्म हो जाओ। आस्था सांस तक नहीं ले पा रहा होता क्योंकि ये इतना ज्यादा डर गया होता है, इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे। लेकिन तभी मैजिक कोर्ट की साइड की दीवार पूरी की पूरी टूट जाती है। इन सारे लोगों के सामने खड़ी होती है पूरी की पूरी द ब्लैक बुल स्क्वाड। एंड ऑब्वियसली भाई इनके रहते आस्था को थोड़ी कुछ होने वाला था। एंड तभी यामी सर कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मैजिक कोर्ट वाले कौन हो, क्या करते हो और कितने इम्पोर्टेंट हो, लेकिन अगर उस गधे को कुछ भी हुआ तो मैं इस पूरे मैजिक कोर्ट को मिट्टी में मिला दूंगा। सिर्फ आप ही नहीं यामी सर, मैं भी, और मैं भी। हाँ, तुम कितने बेवकूफ हो आस्था, लेकिन कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारी पूरी स्क्वाड यहाँ पर आ गई है बच्चे, तुम्हें बचाने के लिए। एंड तो भी मैरी की ऐसी हालत को देखकर गॉज गुस्सा आ जाता है और पूरे के पूरे मैजिक कोर्ट में तबाही मचा देता है। नेरो भी अपने मैजिक से अपनी चेन्स को तोड़ देती है। ये भी भाई
भाई एक ब्लैक बुल्स की मेंबर बन गई होती है। यामी सुकेहिरो, तुम जानते हो ना अगर तुमने इस डीमन की मदद की तो तुम्हारी स्क्वाड का क्या होगा? नहीं, और मैं जानना भी नहीं चाहता। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। एंड तभी डामानीटो अपनी मैजिक स्पेल से इन सारे के सारे ब्लैक बुल्स मेंबर के मैजिक को बहुत ज्यादा कम कर देता है। एंड इसका मैजिक स्पेल भी बहुत खतरनाक होता है क्योंकि अब इतने कम मैजिक से ना तो ये लोग सबसे लड़ सकते थे और ना ही यहाँ से भाग सकते थे। लेकिन तभी आस्था भाई अपनी नई एंटी मैजिक स्वॉर्ड का यूज करता है और डामानीटो की स्पेल को कैंसिल कर देता है, जिससे इन सब का मैजिक पावर वापस से नॉर्मल हो जाता है। एंड यामी सर डामानीटो के ऊपर हमला बोल देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन नोजेल और कैप्टन फुगिलियोन आ जाते हैं, जो किसी तरह डामानीटो को यामी सर से बचा लेते हैं। पागल हो गए हो क्या यामी? तुम एक मैजिक कोर्ट के ऑफिशियल पर अटैक करने वाले थे। सिर्फ अटैक ही नहीं, थोड़े हफ्तों के लिए इसे सुलाने वाला था मैं। चिंता मत करो आस्था, अब हम आ गए यहाँ पर। ये रहा सर विज़र्ड किंग का ऑर्डर। विज़र्ड किंग का ऑर्डर है कि आस्था को कुछ महीनों का टाइम दिया जाएगा उसकी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए, और द ब्लैक बुल स्क्वाड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी इन डीमंस के खिलाफ रिसर्च करने की। एंड क्योंकि ये खुद द विज़र्ड किंग का ऑर्डर था और 2 रॉयल मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन इस ऑर्डर को लेके आए थे, इसलिए मजबूरन इन सारे लोगों को विज़र्ड किंग के ऑर्डर को मानना ही पड़ता है। एंड आस्था को कुछ महीनों का टाइम मिल जाता है अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए। आज तो तुम बच गए डीमन, लेकिन आखिर कब तक बचोगे? एंड फिर डामानीटो वहां से चला जाता है एंड आस्था को एक इनविजिबल हथकड़ी पहना दी जाती है ताकि आस्था कहीं भाग ना पाए और ये लोग हमेशा इसे ट्रैक कर सके। एंड ये सारे के सारे ब्लैक बुल्स वाले बहुत खुश हो जाते हैं। फिर इधर हम डामानीटो को देखते हैं जो विज़र्ड किंग के पास आ जाता है। आप जानते हैं ना विज़र्ड किंग, पूरे क्लोवर किंगडम की जनता को दुखी किया है आपने। मैं जानता हूँ डामानीटो, लेकिन हम किसी बेगुनाह को सजा तो नहीं दे सकते ना, और आस्था को तो बिल्कुल भी नहीं, उसने हमें बचाया है। और मुझे पूरा यकीन है कि ब्लैक बुल्स वाले जरूर से सबूत जमा कर लेंगे आस्था की इनोसेंस को प्रूफ करने के लिए। एंड फिर डामानीटो वहां से चला जाता है एंड तभी मार्क्स भागते हुए वहां पर आ जाता है, जो विज़र्ड किंग को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और रोने लगता है। फिर अगले दिन ब्लैक बुल स्क्वाड में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है एंड ये सारे लोग वापस से अपनी बेस वाले लोकेशन पर आ जाते हैं। हेनरी सेनपाई, सोच कर रहे हो जल्दी से हमारा बेस बनाओ। सॉरी, लेकिन मैं भूल गया हमारा बेस कैसा दिखता था। क्या अपना ही घर भूल गए? अरे यार, कैसे गधों के साथ फंस गया हूँ मैं। हाँ, मुझे भी नहीं याद है हमारा बेस कैसा दिखता था। मुझे भी। अरे हाँ, क्यों ना अब हम हेनरी सेनपाई के मैजिक से अपने बेस को अपनी मर्जी से बनाएं। एंड सबको ये प्लान बहुत अच्छा लगता है एंड आज तो सबको एक एक पेपर दे देता है जिसमें ये लोग अपना अपना चॉइस लिख देते हैं कि इन सब के हिसाब से इनका नया बेस कैसा होना चाहिए। एंड फिर हेनरी सबके मन के अकॉर्डिंग बेस को बनाने लगता है एंड ये बाकी के लोग बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी यामी सर इन सबसे कहते हैं, ध्यान से सुनो तुम सारे गधों, मेरे प्यारे पेट्स गायब हो गए हैं। वो जरूर से इन्हीं जंगलों में कहीं पर घूम रहे होंगे, जाओ और उन तीनों को पकड़ के लेके आओ। लेकिन ध्यान देना, वो लोग क्यूट जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स भी हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं जा रहा। पहली चीज तो वो कहीं से भी क्यूट नहीं है और दूसरा वो मुझे अपना खाना समझते हैं। मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ गधे, ऑर्डर दे रहा हूँ। यामी सर, मैं उनसे लड़ाई कर सकता हूँ क्या? अगर उन्हें खरोच तक आई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। एंड फिर ये सारे लोग उन पेट्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं एंड यामी सर को वो टाइम याद आ जाता है जब एक मिशन से वापस आ रहे थे, तब उन्हें वो तीनों मिले थे जिनके मम्मी पापा का कुछ लोगों ने शिकार कर लिया था एंड ये इतने क्यूट थे कि यामी सर इन्हें छोड़ के नहीं आ पाए और अपने साथ ले आए और तब से आज तक वो पेट्स यामी सर के साथ हैं। इधर हम आस्था भाई को देखते हैं जो पता नहीं क्या सोच के मॉन्स्टर्स को बुलाने के लिए भौंक रहे होते हैं। गॉर्डन और ग्रे की डर के मारे हालत बहुत खराब होती है। लग मैग्मा हमेशा की तरह आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। जोरा मस्त यहाँ पे सो रहा होता है और चार्मी वेनेसा फुल पार्टी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी गॉर्डन ग्रे के सामने यामी सर के मॉन्स्टर पेट्स आ जाते हैं एंड ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक होते हैं एंड ये तीनों इनका पहला शिकार बन जाते हैं। फिर देखते ही देखते लक, मैग्मा, चार्मी, फिनरल और वेनेसा ये सब के सब इन मॉन्स्टर्स का शिकार बन जाते हैं। लक सेनपाई, मैग्मा सेनपाई, क्या हुआ आपको? वो तीनों यामी सर की तरफ गए। आस्था, उन्हें बचाओ। एंड आस्था तुरंत ही यामी सर के पास भागते हुए जाता है लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इन लोगों ने पहले ही यामी सर को अपना शिकार बना लिया था। खाने के लिए नहीं बल्कि चाटने के लिए। ये किसी को मार नहीं रहते बल्कि बुरी तरह से सबको चाट रहे थे जैसे कुत्ते चाटते हैं। एंड असल में ये इन सब का तरीका था अपना प्यार दिखाने का। लेकिन आस्था भाई अभी भी इनके लिए खाना ही थे। फिर ये सारे लोग अपने नए बेस पे जाते हैं जो सबकी रिक्वेस्ट पे बना होता है। बाहर से ये मैग्मा की रिक्वेस्ट पे बना था, घुसते ही वेनेसा की फेवरेट चीज का फाउंटेन, चार्मी के लिए ऑटोमेटिक खाने का किचन, गॉच के लिए एक मैरी का पूरा रूम, सबके बेड्स एक साथ गॉर्डन की रिक्वेस्ट पे और इन तीनों पेट्स की रिक्वेस्ट पे यामी सर का बेड इन तीनों के साथ। एंड ये बेस सबको बहुत पसंद आता है सिवाय यामी सर के, जिनको ये बेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसीलिए किसी तरह ये लोग अपने बेस को वापस से पहले की तरह नॉर्मल बना लेते हैं एंड अपने पुराने बेस में वापस से आके सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर अगले दिन से आस्था भाई फिर से अपने रोज के कामों में लग जाते हैं। सफाई करना, कपड़े धोना, यामी सर के पेट्स को खाना खिलाना, जो आज भी आस्था को ही खाना चाहते थे। एंड मैं बता दे रहा हूँ भाई, ये सीजन पिछले सीजन से भी ज्यादा मस्त होने वाला है। आई होप कि तुमको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट भी बहुत मस्त होगा, तो प्लीज थोड़ा सा वेट कर लेना अपने एनिमिटी भाई का। और हाँ, तुम लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर
कर सकते हो, कमेंट्स में लिंक है। और हाँ, कमेंट्स में ये भी जरूर बताना कि तुम्हारे पिछले सीजन का फेवरेट कैरेक्टर कौन था। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि तुमको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।